Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। साउंड देखना आज क्लियर है पहले से। हाँ जी बच्चों, हेलो। Yes, sir. साउंड पहले से क्लियर है आज? Yes, sir. ओके। तो जी हमारा ना न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक रहता था, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। फिर इसके बाद बच्चों हम करेंगे आगे टॉपिक ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। एक हमारा चैप्टर रह जाएगा बस। फिर ऑप्टिक्स के बाद कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, बस एक चैप्टर रह जाएगा, एक वीक का चैप्टर। इसको हम बड़े आराम से करेंगे, ठीक है। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म करेंगे। लिखो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बच्चों, बेसिकली समझो आप। ये न्यूक्लियस है बच्चे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है तुम्हें पता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है बच्चे? न्यूट्रल। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक मिनट, इसकी साउंड ही बहुत आ रही है। एक मिनट, अब बोलना बच्चों। हेलो हेलो। न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है बच्चे? Yes, sir. न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है? Neutral. प्रोटॉन के पास Positive. पॉजिटिव। साउंड ही बहुत आ रही है इसकी। ओके। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास टोटल न्यूक्लियस पे चार्ज क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम देखें बच्चों इसके अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यू नो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा रिपेल करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज एक जगह रह सकता है? बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन they try to repel each other. If they try to repel each other then nucleus will not be stable, है ना। यानी ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर इतना नहीं रह सकता। क्लियर बच्चों? ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो फिर इनको कौन सी फोर्स एक दूसरे के साथ बांध के रखती है? हाँ जी बच्चों, इनको कौन सी फोर्स एक दूसरे को के साथ बांध के रखती है? उस फोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो लिखो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, राइट डाउन। Nuclear forces are basically attractive. Nuclear forces are basically attractive and are responsible for keeping the nucleons bound in a nucleus in spite of repulsion between the positively charged protons। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है ये। न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली अट्रैक्टिव होती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बड़ी बात ये, अब आपको पॉजिटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज में तो रिपल्सिव होती है बच्चे, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा फोर्सेस होती हैं जिनको न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, जो हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज है फिर भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती।
और इसके बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तो लिखो, और ये बहुत छोटे से डिस्टेंस पर लगती है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, nuclear force are short range force. These are primarily attractive in nature and after certain distance in nucleus they become repulsive in nature. They become repulsive in nature. इसके बाद ये रिपल्सिव बन जाती है बच्चों। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख दो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ये सेंटर पर नहीं, मतलब सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। इसके बाद बच्चों न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें पता है प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर हो सकता है। देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पेयर हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो सकता है। तो आपने याद रखना है, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की तो फोर्स सेम होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की प्रोटॉन प्रोटॉन से ज्यादा होती है। ये आप लिख लो बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं अगर आपने नोट कर लिया। रब कर रहा हूं बच्चों, लिखो आगे, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बच्चे न्यूक्लियर फोर्स के लिए युकावा ने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंगली क्या था वो समझ लो आप। कहता, इसको इसने एक एग्जांपल से समझाया। ये दो डॉग है बच्चों, यहाँ पर दो डॉग है, एक डॉग ये है, एक डॉग ये है, ये दो डॉग है। कहता इन दोनों को हमने ना एक बोन दे दी, इन दोनों को हमने एक बोन पकड़ा दी, या यहाँ पर एक बोन हमने, तो क्या होगा, ये डॉग ए है, ये डॉग बी है, ना तो ए बोन को छोड़ेगा ना बी ए को छोड़ेगा, दोनों एक दूसरे को, मतलब ये ए वाला अपनी तरफ बोन को खींचेगा, बी वाला बोन को अपनी तरफ खींचेगा। बच्चों अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस बोन की वजह से ये दोनों डॉग्स यहीं पर रुके हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ना ये छोड़ने को तैयार है या ना ये छोड़ने को तैयार है। इसी तरह युकावा कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे से क्यों बंधे होते हैं, क्योंकि इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ। वो बॉन्ड कैसा बना हुआ है, वो एक पार्टिकल होता है जो कभी प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेता है, कभी न्यूट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। इस पार्टिकल की वजह से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। तो इस पार्टिकल को बोलते हैं मिजोन, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड मिजोन। तो लिखते हैं बच्चों इसके लिए, इन 1935 युकावा predicted the existence of a new particle
existence of a new particle called as pi meson. Nuclear forces are the result of exchange of these pi meson. कहता न्यूक्लियर फोर्सेस किसकी वजह से होते हैं? इस एक्सचेंज ऑफ पाई मिजोन की वजह से होते हैं। अब ये पाई मिजोन्स कितने टाइप के होते हैं? लिख दो, पाई मिजोन आर ऑफ 3 टाइप्स। ये पाई मिजोन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पाई पॉजिटिव मिजोन, दूसरा पाई नेगेटिव मिजोन, तीसरा पाई जीरो मिजोन, पाई न्यूट्रल मिजोन। ये 3 तरह के होते हैं बच्चों। अब इसके बाद बच्चों द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मिजोन। पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मिजोन। कहता फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव। अगर मैं कह दूं ये पाई पॉजिटिव है बच्चों, देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन जब पाई मिजोन अपनी तरफ ले लेता है तो क्या बन जाता है बच्चों? न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव है, पाई मिजोन नेगेटिव के पास एक नेगेटिव है, दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह न्यूट्रॉन जब पाई मिजोन लेता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो ये प्रोटॉन बन जाता है बच्चों। लिखो आगे, यहां तक लिख लिया बच्चों। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको मैं रब कर रहा हूं। लिखो आगे, द फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज और पेयर ऑफ प्रोटॉन are the result of exchange of neutral meson। कहता प्रोटॉन जो है बच्चों, इसके अंदर एक्सचेंज होता है पाई न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता है अगर पाई न्यूट्रल तो भी वो न्यूट्रॉन ही रहता है। ये समझ लो बच्चों, जब न्यूट्रल पार्टिकल का एक्सचेंज होता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहता है। लेकिन जब पाई नेगेटिव का एक्सचेंज होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रॉन पाई पॉजिटिव लेकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों रिएक्शंस बता दी मैंने। पाई पॉजिटिव से क्या होता है, पाई नेगेटिव से क्या होता है, पाई न्यूट्रल से क्या होता है बच्चों। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका पूरा चैप्टर डन। एक चैप्टर रह गया हमारा सिलेबस का, इसके बाद एक ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपने नोट कर लिया सारा बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक ना एक ये कर्व बना लो इसके अंदर, ये पेपर में बड़ी पूछी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। ये कर्व बना लो एज इट इज। ये आर नॉट है, यहां तक ये आर डिस्टेंस चेंज होने से है बच्चों। यहां तक अगर हम न्यूक्लियस के अंदर यहां तक रहते हैं तो ये अट्रैक्टिव होती है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये फोर्सेस हो जाती है बच्चे रिपल्सिव। ये काफी डिटेल में डायग्राम है, लेकिन आप बस इतना लर्न कर लो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो आपका ऐसे है। ये काफी डिटेल में करना है दोस्तों, आपको इतनी जरूरत नहीं, बस आप कर्व ड्रॉ कर लो और ये देख लो पर्टिकुलर आर नोड तक तो अट्रैक्टिव होती है, उसके बाद ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाती है।
ठीक बच्चों, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ऑप्टिक्स। हाँ जी बच्चों, ऑप्टिक्स अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। बच्चे इसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन रह जाएगा, जो बिल्कुल एंड में करेंगे, लास्ट में करेंगे। 1 वीक का ये चैप्टर है, 1 वीक का, इसको लास्ट में करेंगे। इससे पहले अब हम ऑप्टिक्स करेंगे। ऑप्टिक्स का पहले तो मैं बच्चों ओवरव्यू आपको स्टार्ट करता हूँ, ऑप्टिक्स के अंदर क्या कुछ है और इसके अंदर कौन से टॉपिक कटे हैं, हम उसकी भी बात करते हैं पहले आज। हाँ जी, किसी के पास अगर वो मोबाइल वगैरह है तो वो खोल के देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर ना वेव, एक्चुअली ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों 2 पार्ट है। एक तो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ये 2 पार्ट है बच्चों ऑप्टिक्स के अंदर, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। जो पार्ट डिडक्ट हुए हैं ये रिड्यूस पार्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा पार्ट रिड्यूस कर दिया उन्होंने। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक को वैसे अगर अच्छी तरह डिटेल में करना है 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 15 से 20 दिन इसको लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। इसको 4-5 दिन ही लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, 20-25 इसको तो टोटल 20-25 दिन हो गए हमारे जो लगने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की ज्योमेट्री को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। अब लाइट की बच्चों जब ज्योमेट्री को हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है रिफ्रैक्शन। बच्चों बेसिकली हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या करना है, 2 पार्ट के बारे में पढ़ना है। एक हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहां से होती है? रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होती है, आपको पता है बच्चों, और स्फेरिकल मिरर से होती है। 2 तरह से रिफ्लेक्शन होती है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन 2 तरह से होती है, प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक प्लेन सरफेस से होती है और एक कर्व्ड सरफेस से होती है। रिफ्रैक्शन बच्चों एक प्लेन सरफेस से होती है और एक कर्व्ड सरफेस से होती है। 4 पार्ट हो गए बच्चों हमारे पास, 4 पार्ट हो गए जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए प्लेन मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और इसी तरह रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए प्लेन सरफेस पढ़ेंगे और कर्व सरफेस पढ़ेंगे। प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है बच्चों प्रिज्म, कर्व में जो रिफ्रैक्शन होती है वो होती है लेंस के थ्रू। प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, और ये स्फेरिकल मिरर हो गए और एक प्लेन मिरर हो। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों प्लेन मिरर। यस बच्चों, सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन बताऊंगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले तो आपको बच्चे ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ पता होंगी आपको। ये जो लाइट रे जाती हैं ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर ऐसे जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट।
दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर ऐसे जाती है इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, ऐसे इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। यानी जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी बीम होंगी? डाइवर्जिंग बीम होंगी। और बच्चे अगर मैं कह दूं अगर ये रेज आ रही है ऐसे, ठीक है बच्चों, अगर ये रेज आ रही है ऐसे, मिल रही है यहां पर एक दूसरे पॉइंट पर, ये कौन सी रेज है बच्चों? कन्वर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग रेज होंगी तो क्या होगा? रियल, हाँ जी बच्चों, अगर कन्वर्जिंग रे होंगी तो क्या होगा? रियल इमेज बनाएंगी। ऑब्जेक्ट यहां क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट कहां है पता नहीं है मुझे, ऑब्जेक्ट कहां है, लेकिन यहां पर आके मिल रही है। जहां पर आकर रेज मिलती है बच्चों उसको बोलते हैं इमेज। जहां से रेज निकलती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों कन्वर्जिंग रेज होंगी तो रियल इमेज बनेगी, पक्का है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? माइट बी ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है। यहां बच्चों अगर ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है डाइवर्जिंग, तो इमेज हमें नहीं पता कहां बनेगी, वो इमेज हमें बनानी पड़ेगी, वो इमेज होगी वर्चुअल। यहां पर इमेज कौन सी होगी बच्चों? वर्चुअल। याद रखना, डाइवर्जिंग बीम से रियल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज होती है, और कन्वर्जिंग बीम से रियल इमेज होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ये नोट कर सकते हो आप। इसके बाद हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट डाउन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ जी बच्चों, आपको पता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सरफेस है, जब आप इस पर लाइट डालते हो कोई, इस लाइट को कौन सी लाइट बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। और टकराकर ये लाइट इसी मीडियम में चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और बच्चों आपको याद है कि यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का इंसिडेंट लाइट से जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट क्या होती है रिफ्लेक्शन की बच्चों? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना बाय व्हिच reflection is the phenomenon by which a light beam after interacting with a surface separating the two different media bounces back into the same medium। समझ आ गया बच्चों? किसी दो मीडियम्स हैं, यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है, मतलब दो सेपरेट मीडियम है, वहां पर अगर लाइट पड़ती है तो बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लॉ क्या होता है आपको पता है बच्चों?
लो आपको सभी को पता है लो क्या होते हैं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहला लॉ होता है जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होती है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ होता है। तीनों सेम एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं बच्चों ये सारे। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दूसरा लॉ है। ठीक है बच्चों, ये दो लॉ हैं, फटाफट नोट कर लो। कर लिए तो आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों चले आगे, इसको रब कर रहा हूं। बच्चों एक बात और याद रखना, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस, प्लेन सरफेस को रेगुलर, इसके लिए भी वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है। अगर सरफेस ऐसा होता है तो उसके लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अब लाइट डाल दो, ये लाइट टकरा के चली जाएगी, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यानी इट इज वैलिड फॉर रेगुलर और इरेगुलर सरफेस, दोनों के लिए ही वैलिड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर और इरेगुलर सरफेस दोनों के लिए ही वैलिड है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर में किसी को पता है इमेज कैसे बनती है बच्चों? प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? ये प्लेन मिरर है, Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस बच्चों सही है। देखो प्लेन मिरर है, इमेज बनानी कैसे होती है उसका तरीका बताता हूँ। देयर आर टू मेथड्स इमेज बनाने के, एक आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा और एक आपको बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, इसकी हमें इमेज बनानी है। इमेज तुम्हें पता है कहाँ बनती है? अगर मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंस अज्यूम कर लूं, डी डिस्टेंस, तो मिरर से इतना ही डी डिस्टेंस पीछे ड्रॉ कर दो और ये जो यहाँ पर बन जाएगी इमेज, मिरर के बीच में होती है, मिरर के अंदर होती है, हम पीछे कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये इमेज बनती है। ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताया है इमेज बनाने का। इसी तरह मैं और बनाकर दिखाता हूँ आपको इमेजेस इसी उसमें। अगर मेरे पास मिरर बच्चे ऐसे होता, ये मेरे पास मिरर है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज कैसे बनती है कोई बताएगा? इमेज कैसे बनेगी? यहां से आपने याद रखना, मिरर से सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ये डी डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनता है। ये आपका इमेज ड्रॉ करने का तरीका, ये शॉर्टकट है। आप कोई भी मुझे बनाकर दिखाओ इसकी इमेज, ये मिरर ऐसे है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी इमेज कहां बनेगी? हाँ जी बच्चों इसकी इमेज कहां बनेगी? यस एनी स्टूडेंट? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मिरर से, डी उतना ही डिस्टेंस पीछे ड्रॉ कर दो तो क्या बन जाएगी? बच्चों एक और है लास्ट, ये मिरर ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, कोई बता दे कि कैसे बनेगी इसकी इमेज? एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है इसकी इमेज कैसे बनेगी? इसकी इमेज को बच्चों बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इमेजिनरी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तो ये इमेज,
ये फटाफट आप नोट कर लो, दिस इज द फर्स्ट मेथड है जो मैंने इससे आपको इमेज बनाई है, फर्स्ट मेथड है, फटाफट नोट कर लो बच्चों। इसी में मैं सेकंड मेथड करवाऊंगा, आप फर्स्ट मेथड से सारी इमेजेस को ड्रॉ कर लो जल्दी से। ड्रॉ होगी तो मैं आगे लिखूं बच्चों, ड्रॉ होगी तो मैं आगे लिखूं, इसको रब कर रहा हूं मैं। Yes, sir. हाँ, इसी में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब इमेजेस। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, आप ऑब्जेक्ट से रे निकाली, मिरर के एक एंड पर डालो, दूसरे पॉइंट से निकालो, मिरर के दूसरे एंड पर डालो, ये टकराकर रे किधर जाएगी, इधर जाएगी, ये कहां से आती हुई नजर आएगी, पीछे से, ये टकराकर रे इधर जाएगी, ये कहां से आती हुई नजर आएगी, पीछे से, तो इमेज बनाना, दैट्स इट। इसको बोलते हैं रे डायग्राम से इमेज बनाना। आपको पता है रे डायग्राम से जब ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं तो इमेज कौन सी बनती है बच्चों, ये डाइवर्जिंग रेज है, तो कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। Virtual. और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट। बच्चों इसकी बनाकर दिखाना इमेज रे डायग्राम से। ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, दोनों एंड पर डालनी है, एक एंड पर डाल दी फर्स्ट, दूसरी दूसरे एंड पर डाल दी, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके इधर को चली जाएगी, ये कहां से आती नजर आएगी, यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, कहां से आती नजर आएगी, यहाँ से, ये बनेगी इमेज। इसकी बनाकर देखो, ऑब्जेक्ट से रे निकाल दो, ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये टकरा के इधर चलेगी, ये टकरा के इधर चलेगी, कहां से आती नजर आएगी। इसकी बनाकर दिखाना, इसकी बनाएगा कोई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, दो मिरर के दोनों एंड पे डाल दो, फर्स्ट रे मिरर के एंड पे डाली, ये सॉरी ये रे चली गई हमारी कुछ ऐसे चली जाएगी बच्चों, कहां से आती नजर आएगी, पीछे से, दूसरे एंड पर डालो, इधर चली जाएगी, कहां से आती नजर आएगी, पीछे से। दैट्स नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, चले फिर आगे। रब कर रहा हूं मैं बच्चों इसको। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बताई थी, अब मैं अगर कोई पूरा ऑब्जेक्ट हो ए और बी, इसकी इमेज बनाना चाहता हूँ, तो कोई बताएगा कैसे बनाएंगे इसकी इमेज, एनी स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अब लाइन ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है बच्चों। अगर लाइन ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, आप लाइन ऑब्जेक्ट से मिरर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, दूसरा परपेंडिकुलर, इतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पीछे ड्रॉ कर दो, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। अगर मैंने इसकी इमेज बनानी है तो कोई बना सकता है इसकी, हाँ जी बच्चों, एनी स्टूडेंट जो बना सकता है इसकी इमेज। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, इतना ही डिस्टेंस इसको पीछे मान लिया बी डैश, इतना ही डिस्टेंस इसको पीछे मान लिया ए डैश, तो मैंने ये इमेज ड्रॉ कर दी, ये होगी ए डैश बी डैश। बच्चों मैं आपको अभी डिटेल में ही करवा रहा हूँ ऑप्टिक्स, जब मुझे लगेगा कि एक नंबर आने वाली है तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, अभी आपको बेसिक में सारा स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, जहां से मुझे लगेगा इसको बाद में करवाना चाहिए वो मैं बाद में डिटेल में कॉपी करवा दूंगा, अभी मैं स्टार्टिंग से सारा कुछ ही करवा रहा हूँ। यस बच्चों, यहाँ तक ठीक है, डन, Yes, sir. ओके। अच्छा बच्चों, आपको असाइनमेंट कौन सी दें, आप कौन सी असाइनमेंट करके आओगे कल, कल ट्यूसडे है वेंसडे है, Wednesday.
वेंसडे है कल, तो कल वेंसडे है पक्का? Yes, sir. हाँ, तो कल आपकी क्लास लगेगी सेम टाइम। और दूसरी बात बच्चे, क्या कहते हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, कौन सी बोलो वही कर दूंगा। और दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको कहा था मैं सितंबर तक आपको, अब एग्जाम ही होंगे आपके सितंबर को, वो आपको डेटशीट भेज देंगे हम। उससे पहले आप 1 सितंबर तक आपकी क्लासेस होंगी फिजिक्स की। आप कुछ मर्जी अपने पेपर के रिलेटेड अभी आ सकते हो, टाइम ले सकते हो, घंटा लो, यहाँ पर 2 घंटे टाइम, जितना मर्जी टाइम आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो। 1 सितंबर के बाद बस आपको पेपर होंगे, फिर उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी, ज्यादातर इंग्लिश की क्लासेस लगवाएंगे। मैं अभी कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप आकर अभी अपने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हो सारे। लेकिन चैप्टर का मैंने आपको टेस्ट का आपको सिलेबस भी बता दिया, वो आपने टेस्ट देने हैं। 1 सितंबर से आपकी इंग्लिश की क्लास लगनी है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ नहीं होगा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। उससे पहले पहले मैं आपको ऑप्टिक्स का उतना तो करवा दूंगा जितना आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी चैप्टर में, आप अभी से टाइम लो, 1-1, 2-2 घंटे यहाँ पर आओ और अपने सारे टॉपिक पिछले वाले जो क्लियर करना चाहते हो बच्चों, वो क्लियर कर लो अभी, ठीक है ना। ओके बच्चों? Okay, sir. ओके बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट किसकी भेजूं बताना। हमारी असाइनमेंट हो गई एटम की, हो गई ड्यूअल नेचर की, हो गई ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट। और किसकी भेजें? एटम की होगी, ड्यूल की होगी। न्यूक्लियस की नहीं मैं दे सकता आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, न्यूक्लियस की सब्जेक्टिव ही होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये सारे टॉपिक कटे हुए हैं और असाइनमेंट के अंदर सारे टॉपिक्स हैं, तो वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जब उसके रिलेटेड मैं तुम्हें अलग निकाल के क्वेश्चन दे पाऊंगा न्यूक्लियस के लिए। तो इसके बाद एटम हो गया, ड्यूल नेचर हो गया, आपको किसकी असाइनमेंट दें अब? हाँ 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 हाँ, हम पिछले वाले चैप्टर स्टार्ट कर लें बच्चों। EMI AC, इसकी रिवीजन नहीं हुई थी हमारे पास, इसके क्वेश्चंस भी नहीं हुए थे AC के, ये स्टार्ट कर लेते हैं। EMI AC, इसके क्वेश्चंस हम आपको देंगे, EMI AC, ठीक है। तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारे। मैं चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट देके करवा दूंगा, ठीक। पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट सबमिट कर दिया करो विदाउट आंसर्स, फिर आपको आंसर आ जाया करेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन से आप देख लिया करो। ओके बच्चों? Okay, sir.